अच्छा, तो तुम्हारा नाम रामलाल है। सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो। महाराज, ये सही नहीं है। ये तो लोगों का प्यार है। राजा वीर सिंह ने मंत्री को एक लकड़ी के डंडी को जमीन पर रखने को कहा और राजा रामलाल की ओर देखकर कहता है, रामलाल, आज तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। अब तुम्हें इस लकड़ी के डंडे को बिना छुए छोटा बनाना है। बताओ, तुम इसे कैसे छोटा बना पाओगे? महाराज, ये तो बहुत आसान है। इस लकड़ी के डंडे को बिना छुए मैं इसे छोटा बना सकता हूँ। रामलाल की ये बातें सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे कि भला इस डंडे को बिना छुए कोई कैसे छोटा बना सकता है। नहीं नहीं, ये तो संभव नहीं है। अरे भाई, लकड़ी को तो काटना पड़ेगा, तभी ना छोटा बनेगा। बिना छुए तो ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। अरे रामलाल, तुम किस सोच में पड़ गए? जी महाराज, मैं अभी इस लकड़ी को बिना छुए छोटा बना देता हूँ। रामलाल ने देखा पास में खड़े एक सैनिक के पास लकड़ी का बना हुआ लठ था। रामलाल उस सैनिक के पास जाकर कहता है, सैनिक भाई, क्या आप अपना ये लठ मुझे दे सकते हैं? सैनिक रामलाल को अपना लठ दे देता है। रामलाल ने उस लठ को लेकर राजा के डंडे के सामने रख देता है। सैनिक का लठ राजा के डंडे से बड़ा था। राजा के डंडे के पास रामलाल ने उस लठ को रख दिया। इससे राजा का डंडा बिना छुए ही रामलाल के डंडे से छोटा हो जाता है। देखिए महाराज, मैंने आपके डंडे को बिना छुए ही छोटा बना दिया है। अरे वाह रामलाल, वाकई में तुम तो बड़े चतुर हो। रामलाल की चतुराई देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रामलाल ने ये सब कैसे कर दिया। रामलाल की चतुराई देखकर राजा बहुत खुश होते हैं। सभा भंग होने के बाद रामलाल अपने घर की ओर आता है। अरे राधा, हमारा बेटा रमेश कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बताऊं मैं आपको, दिन भर आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। राधा, तुम चिंता मत करो, समय आते ही वो सुधर जाएगा। लोग कहते हैं उसके पिताजी तो बहुत चालाक और चतुर हैं, लेकिन उसका बेटा जड़ मूर्ख है। देखो राधा, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब सही हो जाएगा। रामलाल और राधा दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से घूमकर रमेश घर के अंदर आता है। रमेश ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, माँ बाप को अनदेखा करते हुए सीधा अपने कमरे पर चला जाता है और सोने लगता है। ये सब देख रामलाल बहुत दुखी हो जाता है। इस तरह दिन गुजरता गया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? खुद का बेटे पर तो आपका ध्यान नहीं है, लेकिन कुत्ते के बच्चे पर आपका ज्यादा ही लगाव है। काश कि आप अपने बच्चे को भी थोड़ा समय देते। राधा, तुम समझ नहीं रही हो। जबरदस्ती किसी को ज्ञान देना सही नहीं होता। जब वक्त की मार पड़ता है, तभी असली ज्ञान समझ में आता है। हमारा बेटा रमेश को अभी समझ में नहीं आएगा। जब वो इस स्थिति पर गुजरेगा, तभी वो असलियत समझ में आएगा। रामलाल ने उस छोटे से कुत्ते का नाम रखा कालू। अब कालू हमेशा रामलाल के साथ ही रहता। रामलाल जहां भी जाता, कालू उसके साथ ही रहता। रामलाल और कालू रोज एक पीपल के नीचे जाते और वहीं बैठते और वापस अपने घर चले आते। इस तरह समय बीतता गया। रामलाल अब बीमार रहने लगा।
सुनो राधा, अब मैं बहुत बीमार हो गया हूँ। मुझे लगता है अब मैं और नहीं जी पाऊंगा। तुम हमारा बेटा रमेश का ख्याल रखना। भले अभी वो नासमझ है, लेकिन समय आने पर वो सब समझ जाएगा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। बाप के बिना बेटा अधूरा है। मैं भला बेटा को कैसे संभाल सकती हूँ? नहीं राधा, संतान का ख्याल एक माँ ही अच्छी तरह से रख सकती है, इसलिए तुम कभी हिम्मत मत हारना। हे भगवान, रक्षा कर। देखो राधा, एक गुप्त बात याद रखना। तुम मुझे वचन दो कि तुम कभी इसके बारे में रमेश को कुछ नहीं बताओगी। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। रामलाल ने राधा के हाथ पर एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। राधा को कागज का टुकड़ा देते हुए रामलाल कहता है, सुनो राधा, तुम इस कागज के टुकड़े को अपने पास रखो और इसे ऐसी जगह पर छुपाना जहां रमेश की नजर पड़े, लेकिन वो इस कागज के टुकड़े से दूर रहे। और एक बात याद रखना राधा, तुम कभी इसे खोलकर देखने की कोशिश मत करना। राधा से बात करते हुए रामलाल की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। रामलाल अब अपने बेटे और पत्नी को अकेला छोड़कर चला गया। राधा उस कागज के टुकड़े को रामलाल के तस्वीर के पीछे छुपा देती है। पता नहीं क्या छुपा है इस कागज के टुकड़े में, जिसे मुझे भी देखने को मना कर गए हैं। पति के जाने के बाद राधा बिल्कुल टूट गई। अब उसके सामने एक बच्चे को संभालना और परिवार चलाना बड़ा कठिन हो गया था। राधा दूसरे के घर जाकर बर्तन साफ करके गुजारा करती थी। पति की मृत्यु के बाद राधा ने अपनी जिंदगी रमेश को पालने में झोंक दी। पति की एकमात्र अंतिम निशानी कालू कुत्ता, जो हमेशा घर के बाहर बैठा रहता। अरे रमेश, तू तो आज बड़ा हाथ मार दिया। तूने आज सारे दांव जीत लिया। अरे भाई, अभी तो ये शुरुआत है, कहानी तो बाकी है। रमेश माँ की खून पसीने की कमाई छीनकर जुआ खेलता, शराब में डूबता और गलियों में अपने दोस्तों के साथ भटकता। राधा का दिल हर दिन टूटता, फिर भी वो अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करती, इस उम्मीद में कि एक दिन उसका रमेश सुधर जाएगा। रमेश, मेरा बेटा, ये क्या कर रहा है तू? मैं दिन रात अपनी जान गलाती हूँ, दूसरों की गालियाँ सुनती हूँ ताकि तुझे 2 रोटी मिले, और तू मेरी मेहनत को इस शराब में डुबो देता है। क्या मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता तुझे? माँ बस कर, हर बार यही राग अलापती है। मुझे जीने दे, ये मेरी जिंदगी है। तू क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है? तू बस मुझे पैसे दे और चुप रहे। रमेश, मैंने तुझे अपनी कोख में 9 महीने पाला, तुझे अपने खून से सींचा। तेरे लिए मैंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। मेरे हाथ देख बेटा, ये छाले मेरी मेहनत की निशानी है। मैं तुझसे बस इतना चाहती हूँ कि ये जुआ, ये शराब छोड़ दे। मेरे लिए नहीं तो अपनी माँ की ममता के लिए ही सही। ये माँ, तेरा ये नौटंकी अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तेरी बात मानूं। तुझे मेरी फिक्र है तो पैसे दे, वरना मुझे मत रोक। रमेश गुस्से में कमरे के भीतर चला गया। राधा वहीं फर्श पर बैठ गई और सिसकने लगी। वो रात भर सो ना सकी, पति की मौत और बेटे का गम लेकर रोती रही। ये मुझे तो किस जन्म का सजा दे रहा है भगवान? इससे अच्छा तो मैं बांझ ही ठीक थी। ऐसे औलाद किस काम का जो माँ का दर्द को न जान सके। राधा रोते रोते जमीन पर ही सो जाती है। सुबह होते ही रमेश घर से चला जाता है। राधा की आंख खुली। अरे, आज तो सूरज सर पर आ गया है। मुझे जल्द से जल्द सेठ जी के घर जाना होगा, नहीं तो आज फिर से डांट खानी पड़ेगी। अरे यार, इस बार देखना मैं जीतूंगा। अरे वाह भाई साहब, मैं तो दोबारा जीत गया। अरे वाह राजू, लगता है आज तेरा ही दिन है। और रमेश बेचारा तो हारता जा रहा है। वैसे रमेश का दिन भी ज्यादा बुरा नहीं है। वो अलग बात है कि इसके पास दांव लगाने को कुछ भी नहीं, वरना हमारा रमेश भाई भी किसी से कम नहीं। दोस्तों के मुंह से ये सब बातें सुनकर रमेश जोश में आ जाता है। अरे नहीं नहीं, अभी मैं हारा नहीं हूँ, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ।
जोश में आकर रमेश सीधा अपने घर चला जाता है और अपने माँ के रखे जेवर और कुछ पैसे को ले आता है और उसको भी दांव में लगा देता है। देखो भाई, मैंने अपना दांव लगा दिया है, अब तुम अपना चाल चलो। अरे भाई, मैं तो फिर से जीत गया। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। इतने सारे पैसे और गहने, वाह वाह। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मेरे माँ ने दूसरों के झूठे बर्तन साफ कर करके मेहनत से कुछ गहने रखे थे, उसको भी मैं हार गया। अरे क्या सोच रहा है रमेश, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं रहा। राधा सेठ के घर से काम खत्म करके वापस अपने घर को आती है। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। राधा खाट पर बैठ जाती है और जोर जोर से खांसने लगती है। ऐसा तो एक दिन होना ही था। अब इस बूढ़े हड्डियों में इतना दम नहीं है कि और काम कर सके। जिसका बेटा ही नालायक निकले तो बुढ़ापा में क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अब तो मर जाना ही ठीक है। राधा लड़खड़ाते हुए अलमारी उड़ जाती है। अलमारी को खोलकर देखती है और जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे गहने कहाँ गए? बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ पैसे और गहने जमा किए थे। राधा समझ चुकी थी कि तभी रमेश भी वहां मुंह लटकाए पहुंच जाता है। माँ की हालत देखकर रमेश को थोड़ी भी हैरानी नहीं होती। राधा बेबस होकर पूछती है, क्यों रे रमेश, तूने ही मेरे गहने चुराए हैं ना? माँ, मुझे माफ कर दे, वो मैं। मुझे पता था ऐसा कारनामा तू ही कर सकता है। देख बेटा, अपने भविष्य को बर्बाद मत कर, सुधर जा। अपने मेहनत की कमाई को यूं ही बर्बाद नहीं करते, उसे संभाल कर रखते हैं ताकि मुश्किल समय में वो हमारे काम आए। अरे माँ, अब तो रोज मुझे ज्ञान देने लगती हैं। आज हार गया हूँ तो कल जीत जाऊंगा। मैं सब कुछ वापस ले आऊंगा, समझी? अरे बेशरम, जुए में किसी की कभी भलाई हुई है क्या? वो सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं। रमेश की हरकतें और बिगड़ती गईं। उसने जुए में राधा की सारी जमा पूंजी हार गया। थोड़े पैसे राधा ने अपने इलाज और रमेश के भविष्य के लिए जोड़े थे। रमेश, तूने मेरी जिंदगी की सारी कमाई हार दी। बेटा, मैंने वो पैसे तेरे लिए जोड़े थे ताकि तेरा भविष्य बने। अब मैं क्या करूं? तूने तो मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। राधा की आवाज टूट गई। वो रमेश को देखती रही। राधा चुपचाप कोने में बैठ गई। रमेश ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा और बाहर चला गया। अरे जरा सुनो बेटा रमेश, तू अपनी माँ को इतना दुख क्यों देता है? वो तेरे लिए अपनी सांसें गिन रही है। चाचा, तू मुझे मत सिखा। मेरी माँ मेरे बिना भी जी लेगी। मुझे ये ज्ञान मत दे। हे भगवान, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। जैसी करनी वैसी भरनी। जा बेटा जा, तू तेरे रास्ते जा। इधर राधा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो जोर जोर से खांसने लगी। पति के जाने का दुख और बेटी की चिंता ने उसे अंतिम मोड़ पर ले आया। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसने अपने कांपते आवाज से रमेश को पुकारा। रमेश बेटा, मेरे पास आ, मुझे कुछ हो रहा है। तो कहाँ है बेटा? अफसोस कि उस वक्त रमेश घर पर नहीं था। रमेश के पिता का एक अंतिम निशानी उसका वफादार कुत्ता कालू था। कालू राधा की आवाज सुनकर दौड़ते हुए राधा के पास आता है। कालू बेटा, जा रमेश को बुला के ले आ। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। अब मेरी अंतिम दिन आ गई है। अब और नहीं जी पाऊंगी। अंतिम घड़ी अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती हूँ। कालू रमेश की तलाश में गांव भर में दौड़ता रहा, पर कहीं रमेश नहीं दिखा। रमेश गांव से दूर एक पहाड़ी पर अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कालू सूंघते हुए दौड़कर रमेश के पास आता है और उसका कपड़ा खींचने लगता है। अरे कालू के बच्चे, तू यहाँ क्यों आया? तुझे समझ में नहीं आता क्या? जा भाग यहाँ से। अरे रमेश, तेरा बाप तो चला गया, लेकिन तेरे लिए ये कुत्ता छोड़ गया।
कालू रमेश का कपड़ा खींचने लगा। रमेश धक्का देकर कालू को गिरा दिया। कालू फिर से रमेश के कपड़े को खींचने लगता है। अरे रमेश, लगता है कोई जरूरी बात होगा यार, तो घर जाकर देख। रमेश कालू के साथ घर की ओर आने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधा की आंखें मूंद चुकी थीं। कस्बे में शोक छा गया। कई लोग घर के बाहर खड़े थे। शांति चाची की आंखों में आंसू झलक रही थी कि तभी कालू रमेश को लेकर घर के अंदर आता है। रमेश ने देखा कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। रमेश, नालायक, बेशर्म, तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई, अब क्या लेने आया है? जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, दूसरे के घर झाड़ू पोछा करके तुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया, उसने कई दुख दर्द सहकर तुझे पाला, इस उम्मीद से कि तू उसका सहारा बनेगा, लेकिन तूने हर बार उसका दिल तोड़ा। आज तुझे वो जाने से पहले आखिरी बार देखना चाहती थी, पर तूने उस बेचारी को इतना भी सुख नहीं दे पाया। धिक्कार है तेरे जीवन पर, तुझ जैसे बेटे पर। क्या? नहीं, तू झूठ बोल रही है। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रमेश अपनी माँ के पास गया। राधा का ठंडा शरीर पड़ा था। रमेश उसकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा बेटा होकर भी तुझे सताता रहा। तूने मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने तुझे सिर्फ आंसू दिए। माँ, एक बार आंखें खोल, एक बार मुझे गले लगा, मैं सुधर जाऊंगा माँ। रमेश रोता जा रहा था, लेकिन अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। रमेश ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। उस रात वो सो ना सका। माँ की हर पुकार, उसकी सिसकी और उसकी ममता रमेश की आंखों में तैर रही थी। अगले दिन रमेश ने शराब और जुआ छोड़ने का फैसला किया। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ का ममता बड़ा अनमोल होता है। मैं मूर्ख ममता का मोल को समझ ही नहीं सका। बेटा रमेश, अब तो तेरा माँ और बेटा दोनों नहीं रहे, लेकिन उसकी अंतिम निशानी कालू तेरे साथ है। इस कालू को अपने पास रखना। जी चाचा, मैं ऐसा ही करूंगा। रमेश गांव के ही एक सेठ के किराने की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। बुरे संगत को छोड़कर वो दिन रात मेहनत करता और गरीबों की मदद करता। रोज अपने माँ पिताजी के चित्र के पास खड़ा होकर रोने लगता। देखो रमेश, तुम्हारा पिताजी रामलाल बहुत अच्छे इंसान थे। खुद भूखे रहकर भी वो दूसरों को खिलाते। पशु पक्षी से बड़ा लगाव था तुम्हारे पिताजी का, इसलिए तुम्हें मैंने काम पर रखा है। हाँ सेठ जी, माँ भी कई बार पिताजी के बारे में ऐसे ही कहते थे। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं वो रमेश नहीं रहा। रमेश खाट पर बैठे हुए अपने माता पिता की तस्वीर को देख रहा था कि तभी हवा का एक झोंका आया और तस्वीर हिल गई। तस्वीर के नीचे से कागज का टुकड़ा जमीन पर गिरता है और हवा में उड़ने लगता है। कालू उसे देख लेता है। अरे कालू, कहाँ जा रहा है? कालू उस कागज के टुकड़े को मुंह में लेकर रमेश के पास लाता है। रमेश ने देखा उस कागज पर कोई चित्र बना हुआ है। एक नदी किनारे पुराना पीपल का पेड़ और उसके नीचे एक थैला बना हुआ है जो जमीन के अंदर है। अरे कालू, ये तो पिताजी के बनाए गए चित्र लगता है। कालू रमेश की बातें सुनकर सिर हिलाने लगता है, जैसे कि कालू को पूरा यकीन है कि ये चित्र रमेश के पिता रामलाल ने बनाया है। रामलाल, सच में तुम बुद्धिमान इंसान हो। तुम्हारे चतुराई मुझे बहुत पसंद आया। तुमने बिना छुए इस लकड़ी के डंडे को छोटा कर दिया। हम इस गरीब रामलाल को इनाम भेंट करना चाहते हैं। इस रामलाल को 50 सोने के सिक्के हम इनाम देते हैं। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत ही बदल गई। राजा ने इनाम में मुझे कई सारे सोने के सिक्के दिए हैं। इन सिक्कों से तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। रामलाल उन सोने के सिक्कों को लेकर घर पहुंच जाता है।
रमेश की हरकतों से रामलाल भी चिंतित था। वो मन ही मन सोचने लगता है, राधा ने बिल्कुल सच कहा था, ये लड़का तो निकम्मा हो गया है। आज मेरे पास 50 सोने के सिक्के हैं, अगर इसे भी मैं उसे दिखा दिया तो रमेश जुआ में डाल देगा और निकम्मा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुबह होते ही रामलाल कालू को लेकर नदी किनारे पीपल पेड़ के पास आता है। रामलाल अपने पास रखे सोने के सिक्के वाली थैली को पीपल पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उस सोने की थैली को वहीं गाड़ देता है। हाँ, अब यही सही रहेगा। अगर बेटा निकम्मा हो जाए तो उसे फोकट में मिला हुआ धन का कोई मूल्य नहीं रहेगा, इसलिए ये धन उसे तभी मिलेगा जब वो सुधर जाएगा। कालू बेटा, इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। रमेश को इसकी जानकारी तभी बताना जब वो इन सिक्कों के लायक बने। कालू ने अपना सिर हिलाया। रामलाल और कालू दोनों वापस घर की ओर आने लगते हैं। रामलाल एक कागज पर उस पीपल पेड़ और उसके नीचे रखे थैली का चित्र बनाता है। रामलाल उस चित्र को राधा को देता है और जब रामलाल की मौत हो गई तब राधा उस सिक्कों वाले चित्र को रामलाल की तस्वीर के पीछे छुपा दी थी। कालू मेरे भाई, हमें इस पीपल के पेड़ को ढूंढना होगा। कालू समझ गया कि मालिक के वचन का पालन करने का वो आज दिन आ गया है। कालू रमेश को सीधा उस पीपल पेड़ के पास आता है। कालू, लगता है यही वो पीपल का पेड़ है जिसका चित्र इस कागज पर बना हुआ है। चित्र में पीपल के नीचे एक थैला जैसा कुछ दिख रहा है। हमें इसी जगह खुदाई करना चाहिए। रमेश पीपल पेड़ के नीचे मिट्टी को हटाने लगा। कुछ देर बाद रमेश ने देखा कि एक कपड़े से लिपटा हुआ थैला मिला है। उस थैले के अंदर जब रमेश ने देखा कि कई सारे सोने के सिक्के हैं, रमेश की आंखें खुली की खुली रह गईं। हे भगवान, ये तो सोने के सिक्के हैं। ये सब मेरे पिताजी ने मेरे लिए छोड़ गए हैं। मैंने पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की कद्र नहीं की, लेकिन वही माँ बाप आज मेरे लिए सोने के सिक्के छोड़ गए हैं। मैं कितना गलत था। मैं पूरे जीवन खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रमेश उन सिक्कों को लेकर पीपल पेड़ के नीचे रोने लगा, पर होना क्या था, अब बहुत देर हो गई थी। अब उसके पास उसके पिता का छोड़ा हुआ सोने का सिक्का था, लेकिन उसके माँ बाप हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। रमेश ने खुद को संभाला और उन सोने के सिक्कों से व्यापार करना शुरू कर दिया। कुछ वर्ष बाद रमेश उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। रमेश अपने धन का एक हिस्सा गरीबों की सेवा में लगा दिया। रमेश ने अपने माँ पिताजी के नाम पर अपने गांव में एक स्कूल बनवाया, जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा मिलने लगा। रमेश के इस नेक कार्य की चर्चा फैलने लगा। रमेश बहुत खुश था, पर अंदर से बहुत दुखी था। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी एक प्यारी सी टिप्पणी हमारी अगली कहानी का हिस्सा बन सकती है। हो सकता है अगली बार आपका नाम भी आए, इसलिए नीचे कमेंट में अपना नाम लिखना ना भूलें। अगर आपको ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं।